बच्चों का सबसे बड़ा जो डर रहता है ना, वो केस स्टडीज के अंदर रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं केस स्टडी का पूरा डर आपका खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या जिसे कह लो कीवर्ड्स होते हैं, मैं एक एक करके चैप्टर वाइज सारे के सारे कीवर्ड समझाऊंगा, वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट ईयर जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं केस स्टडीज के, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आए। तो आप लोगों को अपने एनसीईआरटी को कर देना है साइड, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो लंबी होगी डेफिनेटली, और आपको क्लास गट्स दिखाना होगा इसको पूरा कवर करने में, क्योंकि ऐसा कीवर्ड का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप एक जनरल स्टूडेंट हो, एवरेज 60-50 का प्लान कर रहे हो, या आप एक टॉपर हो, ये वीडियो एक एक बच्चे तक पहुंचा देना और वीडियो को पूरा देखना। मजा अगर आएगा ना तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर देना अगर मजा आएगा तो। अगर मजा नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वीडियो जो है ना बहुत खास है, मेरी इस 4 दिन के गैप की सबसे बेस्ट वीडियो है, तो आप एंड तक देखना अच्छे से। मैं एक एक करके हर चैप्टर के कीवर्ड्स, कहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब बताऊंगा। और आपको 9 चैप्टर तक करा दिया है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, एमसीक्यू भी कराए हैं। आप लिंक कर पाओगे अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा हुआ है कि हाँ सर ये तो सेम एनसीईआरटी के अंदर है, ये पूछा भी गया था, तो ये पूछा भी जा सकता है। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख रहे हो, तो भी आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो बस अब काम की बात करते हैं, एक एक करके खत्म करते हैं। सबसे पहला ये लाइन पूछी जा सकती है आपको, मैनेजमेंट है क्या? एक प्रोसेस है। क्या है क्लास? एक प्रोसेस है। और क्या है? इनटेंजिबल है। आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। मैनेजमेंट कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। जब भी मैं बोलता हूं ऑल द टाइम, इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। जब भी मैं बोलता हूं ऑल द मैनेजर, इसका मतलब होता है परवेसिव। तो ये छोटी छोटी बातें देखना आपको केस स्टडी में कितनी हेल्पफुल रहेगी। तो ये डेफिनेशन किसकी है? मैनेजमेंट की। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ये नया ट्रेंड है, पहले नहीं आते थे, है ना, लेकिन अब इस फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स से एमसीक्यू आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं केस स्टडी में, आपने देखा भी होगा पीवाईक्यू के अंदर। मैनेजमेंट के फीचर में विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। तो अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट्स को जोड़ता है गोल को अचीव करने के लिए। समझ जाना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। सबके एफर्ट्स को जोड़ के कॉमन डायरेक्शन में लेके जाता है। ये जो वर्ड है क्लास यहाँ पे आप समझ जाना, ये क्या है क्लास? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अच्छा, कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा? साइमल्टेनियसली इस परफॉर्म को फंक्शन इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हर एक मैनेजर, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, हर बार इसको करते चले जाते हैं, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन जब बात होगी छोटी कंपनी परफॉर्म करती है, बड़ी कंपनी परफॉर्म करती है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो ये आ जाएगा क्लास परवेसिव। अच्छा, इंटेंजिबल क्या है क्लास? ध्यान रखना, इंटेंजिबल कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जब भी एम्प्लॉय हैप्पीली सेटिस्फाइड है, कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, एम्प्लॉय खुश है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऑर्डरलीनेस है, तो समझ जाना वो क्या है क्लास? इंटेंजिबल है। डायनामिक क्या है? इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी नीड को चेंज करना है। परवेसिव मैंने बता दिया, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म कर रही है तो परवेसिव है। पुराने क्वेश्चन कैसे आते थे? राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं आता, अब आपको केस स्टडी देगा, बोले वो पहचानो ये कौन सा फीचर है, और हो सके 2 फीचर और लिखो, और इस पूरी केस स्टडी में पहचानो कौन कौन से फीचर्स है, कहां कहां पे, और कोट करो लाइन को। और मुझे अच्छा लगता है कई बार वीडियोस में जब क्लास बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे होते हैं कि सर इसका ये आंसर होगा, मुझे रियली बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने आपको ऐसा तैयार कराया है कि आप एक एक के आंसर खुद दे सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट के जो एक मल्टी डायमेंशन है, उसमें वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन। वर्क का क्लास क्या है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू टर्म्स ऑफ गोल। वर्क को क्लास गोल में ट्रांसफर करना, जो हमारा क्लास गोल है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना। मेरा पढ़ाने का मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। टीचर का काम पढ़ाने का, और हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम इलाज करने का। पीपल का मतलब ये टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग is to make people work towards the achievement of organization goal। और एनसीईआरटी कीवर्ड किसका? ऑपरेशंस का। ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, वो ऑपरेशन है। अच्छा, 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल।
सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पता है आपको, लेकिन दिक्कत कहां पे है क्लास? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब क्या है? अपनी कॉस्ट, है ना, कट थ्रोट कंपटीशन है, कॉस्ट को रिकवर कर सके। प्रॉफिट का मतलब क्या है? वाइटल इंसेंटिव। प्रॉफिट क्या है? ये जो वर्ड बता रहा हूं ना, यही वर्ड से आप पहचानोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखते आप एग्जामिनेशन हॉल से आओगे ना बाहर, एक बार इस वीडियो को कमेंट करना आने के बाद, मैं ये भी बोलूं अभी करो, आने के बाद करना, देखना पूरा पेपर इसी से आएगा। ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है, नए नए ब्रांचेस खोल रहे हो, एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो वो क्या बताएगा क्लास आपको? ग्रोथ। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये लाइन अगर कहीं लिखी मिल जाए ना, समझ जाना है वो इंपोर्टेंस की बात कर रहा है कि और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्लास लक बाई चांस गोल को अचीव नहीं करते, वो जानबूझकर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। और मैनेजमेंट क्या है क्लास? प्रोसेस ऑफ ऑल इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ओके, अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अमंग द टॉप ऑफ कंपनी इन इंडिया has risen to the top because of its quality of management। अच्छा, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सिर्फ इसी दो के कीवर्ड है, बाकी के कीवर्ड्स नहीं है। दो कीवर्ड आएगा तो मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस में इन्हीं दोनों पॉइंट से आएगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज एज इट ऑफन मींस मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू अ नेवर एंड क्लास मोर चैलेंजिंग वन। ठीक है, सॉरी, न्यूअर और मोर चैलेंजिंग वन। तो आप समझ जाना वो क्या है क्लास आपका? मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करे, मदद करता है। इंसान चेंज नहीं करना चाहता, जो है ऐसा ही रहे। चेंज करेंगे तो फैमिलियर से टेंशन वाले इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको वहां पे जाने में। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हेल्प करता है थ्रू मोटिवेशन लीडरशिप। ये क्वेश्चन पूछा आता है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रुप सक्सेस। तो इंडिविजुअल और ग्रुप सक्सेस दोनों में मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेचर की बात करें, मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे पता चलेगा? जहां पे लॉजिक का यूज हो रहा होगा, जहां ऑब्जेक्टिविटी होगी, जहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, जहां पे एक्सपेरिमेंट होगा, समझ जाना मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात कर रहा है। आर्ट में क्रिएटिविटी की बात होगी, थ्योरी को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने की बात होगी, प्रैक्टिस की बात होगी, तो समझ जाना आर्ट की बात कर रहा है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात होगी, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी को भी एंट्री में इजाजत नहीं है, आप एग्जाम क्लियर करोगे तो ही आप प्रोफेशन बन पाओगे। कितना ही आप ऑडिट करना क्यों ना जानते हो, जब तक सीए नहीं बनोगे ना आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़ा रहना पड़ेगा आपको, तब समझ जाना किसकी बात कर रहा है? प्रोफेशन की बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, ये कौन से लेवल का मैनेजमेंट है बताओ, तो कैसे पहचानोगे कि वो टॉप है या मिडिल या लोअर है? पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, टॉप में कौन कौन काम करता है। टॉप में सीईओ, सीएफओ, जितने भी क्लास आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप है। जितने भी डिपार्टमेंट हेड है, प्लांट सुपरिटेंडेंट भी, वो मिडिल है। और जितने भी लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना क्लास, वो वर्कर से कनेक्ट रहते हैं, है ना, दे आर कॉल्ड लोअर लेवल मैनेजर। सुपरवाइजर हो गया, खाली सुपरिटेंडेंट हो गया, क्लर्क हो गया, दीज आर कॉल्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने पूछा भी था कल आपको, वेलफेयर और सर्वाइवल। कमेंट सेक्शन में सबने आंसर सही दिया था। कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट डाइवर्स एलिमेंट को जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटी को जोड़ता है ताकि ओवरऑल गोल को अचीव कर सके। प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड फॉर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। बिजनेस नुकसान में जा रहा है, फायदे में जा रहा है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, ये सब काम टॉप। ये रिक्रूट करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिपार्टमेंट है ना, अदर डिपार्टमेंट, उनसे कनेक्शन करके चलते हैं, लिंक पिन है ये। और ये जो है ना लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसे ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। आउटपुट की क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं, एरर को कम से कम करते हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वर्कर का भी ये मेंटेन करते हैं। तो समझ जाना वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन में कुछ चीजें हैं, कैसे पहचानोगे क्लास? लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये उसकी बात को नहीं समझ रहा, वो उसकी बात को नहीं समझ रहा, समझ जाना कौन सा कॉन्सेप्ट मिसिंग है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी, रिमूव क्योस, ओवरलैपिंग और कंफ्यूजन खत्म होगा, ईगो सैटिस्फैक्शन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अ डैश इज द बाइंडिंग फोर्स, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट। ऐसी जो चीज आएगी ना, समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाइंड करता है, दिस प्रोवाइड द रिक्विजिट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट विच इंश्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना लड़ाई झगड़े के गोल अचीव हो। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर इज ओवरलैपिंग एंड क्योस इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी। ओके, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन के क्लास फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सेकंड चैप्टर पे आ गए, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में यहीं तक आपके सारे के सारे कीवर्ड्स है। देखो मैं तसल्ली से हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स करा रहा हूं आपको, इसीलिए क्लास वीडियो लंबी हो जाती है, बट बहुत आउटपुट निकलेगा, तो बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। मैं 12 के 12 चैप्टर खड़े कराऊंगा, आपको 12 के 12 चैप्टर करने हैं, ठीक है?
इस शुरू के चैप्टर में थोड़े ज्यादा कीवर्ड्स हैं। जनरल गाइडलाइंस देखो यहां से कैसे कीवर्ड्स बनेगा, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हाईलाइटेड। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या है, गाइडलाइन टू जितने प्रिंसिपल्स है ना वो गाइड टू एक्शन है। डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन, कितनी बार फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देता है, सिर्फ क्या है क्लास गाइडलाइंस, बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है और बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सर्कमस्टांसेस सॉरी सिचुएशन सो डिमांड। तो जब वहां सिचुएशन सो डिमांड आएगा ना वो समझ जाना फ्लेक्सिबल है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। तो दो चीजें हैं, विजडम और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों से। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी इन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड क्लास स्केल ऑफ ऑपरेशन तक, राइट। Contingent, the application of principle of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time। जहां पे particular point of time पे आ जाए तो उसे बोलते हैं contingent, जहां पे क्लास whenever situation so demand आ जाए उसे बोलते हैं flexible। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल मत भूलना। अगला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इंपोर्टेंस। इस इंपोर्टेंस में एक ही पॉइंट है जहां से केस स्टडी बन सकता है, इतना ही करके जाना है आपको। साइंटिफिक डिसीजन, दे एम्फसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। देखो अब ये चीज किसकी है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये लॉजिक पे काम करता है, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ। ये सूर्य ग्रहण नहीं मानता, चंद्र ग्रहण नहीं मानता, ये कहता है कि भाई ये ग्रह इसके सामने आ गया, इसके सामने आ गया, साइंस की बात करता है ये। मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडाइस, दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन मतलब क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजन। अब हेनरी फ्योल साहब ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, एक एक प्रिंसिपल में कहां से केस स्टडी आएगी मैं क्लास इन शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान समझना। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड, आपको ना सिर्फ एक बॉस की सुननी है, जो कमांड है ना वो सिर्फ एक ही का लेना है। मल्टीपल से कमांड लोगे तो क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, लेकिन एक और हमने पढ़ रखा है टेक्निक जिसको बोलते हैं क्लास फंक्शनल फॉर्मैनशिप, वो क्लास इसको वायलेट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलेगा कौन सा ये प्रिंसिपल है या कौन सा ये टेक्निक है, ये किसको वायलेट करता है। तो भाई यहाँ 21 सुनो, वहां कहते हैं 8 बॉस होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, लॉन्ग टर्म तक रोके रखो वर्कर को, सेटल होने का टाइम दो, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। डिसिप्लिन, जहां पे बात होगी पेनाल्टी लगाने की, जहां पे बात होगी वर्कर ने कोई कमिटमेंट किया, वर्कर ने पूरा किया, मालिक ने कोई कमिटमेंट किया, मालिक ने उसे पूरा किया तो आपको रिवॉर्ड मिला, ऐसी कहानी डिसिप्लिन के अंदर मिलेगी। ऑर्डर का मतलब क्या है, अरेंजिंग एवरीथिंग, मैन मटेरियल, हर चीज जो है क्लास एक एक जगह पे हो, सबकी अपनी अपनी जगह है, उस जगह पे हो, ताकि उस चीज को ढूंढने में हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। मैन मटेरियल की प्लेस ठीक होना चाहिए। सारा काम एक इंसान से मत कराओ, काम को बांट दो, इससे स्पेशलाइजेशन बनेगा और क्लास एक इंसान एक ही काम करते करते एक्सपर्ट ही बन जाएगा। इक्विटी, मैन वुमेन है ना, मेल फीमेल, किसी गांव जाति धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है। रूल्स आर सेम फॉर ऑल, अगर आप ऐसा नहीं करोगे वर्कर और आपके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा और क्लास वो छोड़ के कंपनी को चला जाएगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलरी, सुनो सुनो सुनो, एग्जाम्पलरी बिहेवियर आपको दिखाना है, अपने फायदे के लिए कंपनी का नुकसान नहीं कराना है। कहीं घाटे की जगह पे टेंडर जो है, आपको पता है ये टेंडर 5 करोड़ का है, ये 7 करोड़ का है, दोनों काम सेम करेंगे, पर 7 करोड़ वाला तुम्हारा भैया है, तुमने उसको टेंडर दे दिया, उससे पीछे से 50 लाख रुपए ले लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए तुमने ओवरऑल कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया। फैमिली का इवेंट था, तुम फैमिली के इवेंट में चले गए, कंपनी को नुकसान करके, कंपनी का वहां पे बहुत जरूरी काम था, तुम छोड़ के चले गए। ये सब चीजें कौन सा प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या घूस ले रहे हो, ये सब कहानी इसकी कीवर्ड्स है, ठीक है। इनिशिएटिव, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है सेम प्रिंसिपल है टेलर का, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, यानी कि क्लास वर्कर के सजेशन को वेलकम करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए उनके सजेशन के लिए। अगला है क्लास प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, अच्छी सैलरी दो ताकि उसका घर परिवार अच्छे से चल सके, मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। स्केलर चेन में एक वर्ड आता है हिरार्की, एक वर्ड आता है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जो लाइन, आप जितने भी कीवर्ड केस स्टडी देखोगे ना, हजारों केस स्टडी देखे मैंने, सब में आपको ये चीज मिलेगी। स्केलर चेन, इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन सब तक पास करो। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डिले इन डिसीजन। सबसे अच्छी बात क्या है, कोई छूटेगा नहीं, इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचेगी। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, किसी को नहीं देते, और कुछ पावर को नीचे लेवल पे बराबर बराबर बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और एक कंपनी को ना मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। अगला है स्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटेड स्ट्रेंथ, एक ही दिशा में
चलना, सॉरी 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 सॉरी, वो ऊपर वाला हो गया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इंडिविजुअल से काम मत करो, टीम स्पिरिट को प्रमोट करो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लास। ये किस चीज को रोकता है क्लास? ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड मुझे बताना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्लास मैंने पहले ही पूछा था, कई बच्चों ने आंसर सही दिया था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? आप एक जगह पे चलो, है ना, एक ही दिशा में चलो, ओवरलैपिंग नहीं होगी, आप एक ही दिशा के अंदर चलो, एक गोल अचीव करो, तब जाके दूसरा गोल आपने अचीव करना है। और यूनिटी ऑफ कमांड का क्या बताया था एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको याद है तो ये सारे के सारे हो गए क्लास प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल में साइंस नॉट रूल, ये कहते हैं मैनेजमेंट में हर चीज को क्लास साइंस को फॉलो करना, हर एलिमेंट पे साइंस डालना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का कीवर्ड कैसे पहचानोगे? जब आपको कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉय को भी बांट रही है, मिलजुल के रह रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जस्ट एज अन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, मालिक भी क्लास उनको अच्छा कॉम्पनसेशन देगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा क्लास, कंपनी में एम्प्लॉय के बारे में भी सोचा जाएगा। तो ये एम्प्लॉय को एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट भी करते हैं। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर की ट्रेनिंग दो ताकि वो डेवलप करेंगे, तभी वो आपको फायदा पहुंचा पाएंगे। अगर मैं तुमको पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिखाऊंगा ही नहीं, सारी चीजें कराऊंगा ही नहीं, मैं 15 मिनट में तुम्हारी कीवर्ड्स की सारी वीडियो खत्म कर दूंगा, भैया 15 मिनट में नहीं होती, कितनी सारी चीजें हैं कीवर्ड्स की। और वो जमाना गया जब डायरेक्ट चीजें आती थी, बच्चे कह रहे हैं छोटी छोटी वीडियो बनाओ, भैया नहीं बन पाएगा, सारी चीजें कैसे कवर करूंगा? 12 चैप्टर, हर मिनट में 2 मिनट भी दूंगा हर टॉपिक पे, तब भी 24 मिनट हो गया। ठीक है, तो वर्क जब तक मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तब तक तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम अच्छे नंबर लाओ। उसी तरीके से अगर वर्कर को डेवलप करोगे तभी क्लास जो है आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट चेक करो क्लास, एक बार नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट चेक करो कीवर्ड्स का। ये है क्लास आपके टेक्निक्स ऑफ टेलर। तो पहला टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। प्लानिंग अलग, एग्जीक्यूशन अलग, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग। ऐसा किस टेक्निक के अंदर बोला गया है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। यहाँ पे स्पेशलाइज पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क पे क्लास काम करता है, और ये एक चीज को वायलेट करता है, क्या? यूनिटी ऑफ कमांड। वहां पे एक बॉस की सुनो, यहाँ पे 8 बॉस बना दिए। एक बार प्लीज कॉमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके तुम्हारे फायदे की बात करो, 4 बॉस के नाम लिखो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, देखना तुम कभी नहीं भूलोगे, एक बार लिखोगे तो। कॉन्फिडेंस दिखाओ सारे बच्चे, मुझे लिख के दिखाओ, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को हटाओ, अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को हटाओ। ये लाइन आता है ना, समझ जाना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बेंचमार्किंग आर एम एट स्टैंडर्डाइजिंग द वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क व्हिच मस्ट बी adhered ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो इस स्टैंडर्ड को हमें प्रोडक्शन के टाइम में फॉलो करना है, ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब किसके जैसा बनना चाहते हो आप, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट जो है, अमेजन का मतलब एक तरीके से क्लास बेंचमार्किंग है, जैसा वो है हम वहीं तक पहुंचना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। उसके बाद क्लास वर्क स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। फैटिग स्टडी के अंदर आता है नंबर ऑफ रेस्ट। जब भी आपको रेस्ट इंटरवल जानना हो, कितनी रेस्ट इंटरवल होगी, कितना कितना गैप दिया जाएगा, कितना रेस्ट इंटरवल दिया जाएगा, कितने, ये सब क्लास आपका फैटिग स्टडी है। मेथड स्टडी, टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट टेलर ने कहां से बनाया क्लास? मेथड स्टडी से। फाइंडिंग द बेस्ट वे, यहां लिखा है बेस्ट वे कौन सा है, बेस्ट मेथड क्या है ना। सिलेक्शन ऑफ मेथड व्हिच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी, है ना। डिवाइस असेंबली लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो टेलर ने बनाया, वो किससे बनाया? वो याद रखना, कौन सा स्टडी है वो? मेथड स्टडी है। अगला है टाइम स्टडी। तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों की जरूरत है, कहां से पता चलेगा क्लास? टाइम स्टडी से। और दूसरा क्लास एक स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा है, वहां से भी आपको पता चलता है कितने लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। बताना कमेंट सेक्शन में कहां से पता चलता है, अगर आपको याद हो स्टाफिंग चैप्टर में। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी से आपके प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट का पता चलता है। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और इक्विपमेंट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि वेस्टफुल मूवमेंट या वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम ना स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है वर्कर के लिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट, ध्यान रखना, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर जो है, इनका डिफरेंशिएट करना कि एफिशिएंट वर्कर कौन है, इनएफिशिएंट वर्कर कौन है, वो आता है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के अंदर। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को आइडेंटिफाई करना किसके अंदर आता है? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम के अंदर। और ये क्या है क्लास? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। और ये कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। लेकिन प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट किसके अंदर आता है? मोशन स्टडी के अंदर। डायमेंशंस, यहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन का है ये। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रेपो रेट आता है, कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, जीएनपी, जीडीपी, नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे आइटम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन ट्रेंड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, प्लान आउटपुट इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीजें आती है इकोनॉमिक के अंदर। सोशल के अंदर क्या क्या आता है क्लास? इनोवेशन, लाइफस्टाइल, है ना, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं है, प्रोडक्ट इनोवेशन डिपेंडिंग अपॉन डिमांड ऑफ कस्टमर, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, वुमेन का पार्टिसिपेशन करना वर्कर्स में, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन का शिफ्ट होना, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट और कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ये सारी की सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको? सोशल के अंदर। पॉलिटिकल के अंदर क्या क्या क्लास आता है? सॉरी, ये किसके अंदर आ गया? सोशल के अंदर। पॉलिटिकल के अंदर क्लास क्या क्या आ गया? पॉलिटिकल की क्लास अंदर आएगा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिशियन की और बिजनेस इकोनॉमी के जो इशू हैं, आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी, प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री का बाहर कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है, वो भी क्लास पॉलिटिकल के ही अंदर आएगा। और पॉलिटिकल के अंदर ये भी आता है स्वच्छ भारत अभियान या फिर कोई पर्टिकुलर चीज जो क्लास गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल पार्टी ने प्रमोट किया है, वो चीजें आती हैं पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये चीजें। अच्छा, सोशल के अंदर ईद, दिवाली, क्रिसमस सेलिब्रेशन जो हो रहा है, लोगों का त्योहार वगैरह, वो सब भी सोशल के अंदर आता है। अगला है लीगल इन्वायरमेंट। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर, दो चीजें, एक तो कोर्ट ऑर्डर, दूसरा एक्ट, लॉ एंड लेजिस्लेटिव। आप जिस देश में रहते हो वहां का लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी एक्ट है, बच्चों के खाने पे क्लास लिखा रहता है माँ का दूध सबसे अच्छा है, सिगरेट पे स्मोकिंग के लिए, सब किसकी वजह से? लीगल की वजह से। और जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल क्लास इन्हांसमेंट हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो समझ जाना क्लास वो क्या है आपका? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, अच्छा, अब आते हैं प्लानिंग चैप्टर पे। कैसे पहचानोगे कि ये विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर? तो जहां बात करेगा फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, जहां बात करेगा फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर की चीजों के लिए पहले से अजम्पशन लेना, कल्पना करना कल को क्या क्या हो सकता है। इसके बिना कोई फंक्शन शुरू नहीं हो सकता। ये प्राइमरी फंक्शन है, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, तुक्का मारने वाला, दिमाग का काम होता है मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर। टाइम और कॉस्ट बहुत लगता है, कंट्रोलिंग का बेस है। और क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा विच लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पूरे पांचों फंक्शन में एक ही ये फंक्शन है जिसकी लिमिटेशंस है। तो जब वो बोलेगा लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो समझ जाना वो प्लानिंग की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो भी समझ जाना वो प्लानिंग की ही बात कर रहा है। अब आते हैं एनसीईआरटी कीवर्ड्स पे, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो कीवर्ड है वो है प्राइमरी फंक्शन, यानी कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, या फिर प्लानिंग इज द बेस फंक्शन, तो समझ जाना वो प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग परवेसिव है, ठीक है। परवेसिव का मतलब क्या है क्लास? हर जगह चलता है, मैंने बता दिया क्लास, छोटी बड़ी कंपनी हर जगह। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, लुकिंग अहेड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर, तो ये क्या होगा क्लास? फॉरवर्ड लुकिंग। मेंटल एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक लगा लो, इसकी वजह से मैंने पूरा पेज कराया। प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फॉरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जहां पे इंटेलेक्चुअल वर्ड आ जाए ना, रेदर देन डूइंग, थिंकिंग, सोचना है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? दिमाग से। एक होता है फिजिकल काम कर रहा है, बोझा उठा रहा है, ढो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है। एक होता है बैठ के दिमाग सोचना, तो वो जो सोचने वाला काम होता है ना, उस पर ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन, हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। यही चीज क्लास पूछी जाती है, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। गेस वर्क नहीं है प्लानिंग के अंदर, विशफुल थिंकिंग नहीं है, जो सोच रहे हो वो होगा। आपको क्लास सोचना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है, वो मेंटल एक्सरसाइज है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में पहला, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी कि प्लानिंग एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इन विच डायरेक्शन, कौन सा एक्शन ले, किस डायरेक्शन में ले, ये हमें प्लानिंग बता देता है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लानिंग शॉक्स को रिड्यूस करता है, शॉक्स को कम करता है। प्लानिंग एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, ये वर्ड आता है क्लास, ध्यान रखना। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, यानी कि आगे देखना, चेंजेस को एंटिसिपेट करना, ये आता है इसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरल रेस्पॉन्स टू देम कैन बी टेकन, ये आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर। यानी कि प्लानिंग ना फ्यूचर में आने वाली चीजों को हटा नहीं सकता, पर उसके लिए आपको रेडी कर सकता है। हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी लेके रेडी जरूर हो सकते हैं, वो चीज आएगा, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। सिंस प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडिया कैन टेकन शेप इनटू कॉन्क्रीट प्लान, यही आता है पेपर में। न्यू आइडिया कैन बी टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, नए नए आइडियाज जो आगे जाके वो कॉन्क्रीट एंड ठोस प्लान में
में बदल जाते हैं। ये कौन सा क्लास वो आपका इंपॉर्टेंस है, वो है क्लास इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग बेस देता है कंट्रोलिंग, बेस और यार्डस्टिक फॉर कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग इज प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी है। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल को रोकता है, इसका कीवर्ड क्या है, प्लानिंग इंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड स्मूथली विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के स्मूथली काम चलेगा अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, नहीं वेस्टफुल और ओवरलैपिंग एक्टिविटी को रोका जाएगा, क्योंकि सबको पता होगा सबका काम क्या क्या है। सो देखो ये कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप कैसे छोड़ के जा सकते हो, और ये आप सोच रहे हो कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, CUET में फंसोगे, वहां भी करना पड़ेगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्लास प्लानिंग के लिमिटेशन में टॉप 40 क्वेश्चन में भी बता रखे हैं आपको ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला रिजिडिटी है, फॉलोइंग अ प्रीडिटरमाइंड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंजेस मे नॉट टर्म आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं आएगा अगर कल को चेंज हो गया तो प्लानिंग क्या है, रिजिड, आप चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगा, उसका कीवर्ड क्या है, it become difficult to accurately assess futures trend in the environment if economic policies are modified or political conditions in the country are not stable। तो भैया आप क्या अगर कल क्लास कंट्री की एनवायरनमेंट में चेंज हो गया तो आप प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है प्लान को चेंज करना। क्रिएटिविटी कम करेगा, कोई सजेशन नहीं लेते वर्कर से, तो दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स, यहाँ क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। खर्चा बहुत आता है, डिटेल प्लान रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू ascertain fact and figures, the cost incurred some time may not be justify the benefit of derive from the plans। अगला है टाइम कंज्यूमिंग है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, अगर पास्ट में आपने कोई प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी प्लान सक्सेसफुल होगा। विच लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पे थोड़ा सा ना क्लास पानी पी के बताता हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक है। तो प्लानिंग की जो टाइप्स है ना, मैं आपको 8 के 8 टाइप्स बताऊंगा प्लान के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा, आराम से केस स्टडी देख के पहचान लोगे। ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, है ना, और ये आमतौर पे न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, सेल्स को बढ़ाना 24%, 50% सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाना, तो सारी एक्टिविटी इसी डायरेक्शन में चलता है। ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है, डिजायर्ड रिजल्ट टू बी अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, और जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। एक एक करके स्पेलिंग लिख के देखो, SMART, फटाफट 5 के 5 की फुल फॉर्म लिख के दिखाओ बिना देखे। देयरफॉर कैन बी सेड दैट डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, ये है इंपॉर्टेंट, विच इज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हो, यही तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, यही तो तुम्हारा गोल है। स्ट्रेटजी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। स्ट्रेटजी प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड कॉन्टर्स, ठीक है, ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, तो समझ जाना वो क्या है, स्ट्रेटजी है। मेथड क्या है, फॉर्मलाइज वे, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, एक ही मेथड सब यूज करते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग है, क्लैरिटी लेके आता है लोगों के मन में कैसे काम करना है। और एनसीईआरटी क्या कहता है, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे और मैनर इन विच द टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से काम करेंगे, है ना। देखो, मेथड प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब, आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, सिर्फ इतना करो, इससे बाहर ही नहीं आएगा बिल्कुल। मेथड्स जो है प्रोवाइड करता है प्रिस्क्राइब्ड वे, किस तरीके से काम करना है, मैनर क्या है, करेक्ट समझ जाना, वो मेथड है। अगला है पॉलिसीज, बहुत ध्यान समझना, पॉलिसी क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट, है ना। रूल्स क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट, रूल क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब लिखा है कि जनरल गाइडलाइंस होता है ये, कंपनी का खुद का तरीका, कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये पॉलिसी गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन है मैनेजर के लिए, गाइड करता है उनके एक्शंस और डिसीजंस को। पॉलिसी डिफाइन द ब्रॉड पैरामीटर, ब्रॉड काउंटर्स की बात होगी तो स्ट्रैटेजी, समझ गए बात को। ब्रॉड पैरामीटर की बात होगी तो वो क्या होगा क्लास, आपका पॉलिसीज। रूल्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, और रूल तोड़ा तो पेनाल्टी भी लगेगी। रूल के बाद आते हैं प्रोसीजर्स पे। प्रोसीजर्स क्या होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, रूटीन स्टेप, हाउ कैरी द एक्टिविटी, दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, ये लाइन आता है पेपर में। एग्जैक्ट मैनर, मेथड अलग है, मैनर अलग है। एग्जैक्ट मैनर क्या है, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ना, दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो 12th छोड़ो, सीयूईटी तक में भी तुम्हारा साथ ना देना, तुम बताना कि मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइन बाय लाइन, पहले ये स्टेप 1 2 3 4, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। प्रोग्राम क्या होता है क्लास, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, इन सबको मिला के क्या आता है क्लास, प्रोग्राम आता है। यहाँ पे एक वर्ड है, प्रोग्राम विल इंक्लूड द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज, है ना, इंटायर एक्टिविटी, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इंटायर एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन पे के डिसीजन पे कंट्रीब्यूट करता है, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल, इन सबको मिलाओगे तो क्या आएगा, प्रोग्राम आएगा। और कीवर्ड क्या है, एंटायर गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज।
बजट नंबर्स में आता है, बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्ट रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। ध्यान रखना, इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज, विच प्लान क्वांटिफाइड फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स। जहां पे देख लोगे फिगर, जहां पे देख लोगे नंबर्स, जहां पे देख लोगे न्यूमेरिकल्स, तो वहां पे समझ जाना आंसर क्या होगा, आपका बजट होगा। बच्चे देखते रह जाएंगे और तुम शुरू के 15 मिनट में आंसर दे दोगे। ये है ताकत इस वीडियो की। तो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। मेहनत अगर आपको दिख रही है सर की तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और हमें भी अच्छा लगता है। मैं ये जो आपका सपोर्ट है ना, यही अंदर आग लगाता है खड़े होकर क्लास पागलों की तरह चिल्लाने में। बिल्कुल दिमाग झन्ना गया इस टाइम, दिन रात इतनी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। आपका सपोर्ट मिलेगा ना तो शायद थकान नहीं लगेगी, राइट। ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, प्लान को एक्शन में लेके जाना। प्लान बन गया प्लानिंग में, एक्शन में कहां से आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस, डैश इज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, असेंबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को अरेंज करना, एंड बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज फॉर द अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सारे रिसोर्सेज, मैन और मटेरियल, ऑर्गेनाइज करना और गोल को अचीव करने के लिए काम करना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, समझ जाना वो ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहा है। अगला है सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स क्या है, इसमें कीवर्ड क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखो ये वर्ड आता है, दिस रिमूव एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इट हेल्प क्रिएटिंग अ हिरारिकल ऑर्डर। जहां पे हिरारकी क्रिएट होती है, वर्किंग रिलेशनशिप है ना, कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसकी बात को सुनेगा, एक क्लैरिटी बन जाती है इसके अंदर। वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हु इज रिपोर्ट टू हुम, कहां पे क्लियर होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, एंड दिस ऑल्सो पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट। तो समझ जाना वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और ये सदाबहार पॉइंट है, किसी के इंपोर्टेंस में आप डाल सकते हो। कैसे पता चलेगा ये ऑर्गेन विच स्ट्रक्चर है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क। ध्यान रखना ये एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क और रिसोर्सेज। ये चीज आ जाए एमसीक्यू में ही आएगा, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर, वो क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में सवाल तो 100% तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर, जब भी बात होगी फंक्शनल स्ट्रक्चर की तो बात होगी ऑक्यूपेशनल फंक्शन स्पेशलाइजेशन। आप एक फंक्शन को ड्यू अटेंशन देते हो, राइट। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं लिखा, प्रोडक्ट होता तो डिविजनल, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन तो फंक्शनल, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तो डिविजन। एक जैसे काम करने लोगों को हम यहाँ एक तरफ रखते हैं। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के लिए बेहतर होता है, सस्ता होता है, ट्रेनिंग लिमिटेड टाइप की दी जाती है, और डुप्लीकेशन जो होता है यहाँ पे बहुत कम होता है। ये है मेन लाइन। फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज द मोस्ट सुइटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। कंपनी का साइज बड़ा है लेकिन डाइवर्स एक्टिविटी है, अगर ये डाइवर्स प्रोडक्ट होता तो डिविजनल, डाइवर्स एक्टिविटी है तो फंक्शनल, एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कहां जरूरत पड़ती है, फंक्शनल के अंदर। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फिर उसका मेरिट और डीमेरिट पूछा जाएगा, वो मैं शाम को रिवाइज करा ही दूंगा आपको, पहले भी मैं करा चुका हूं रिवाइज। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डिवीजन क्या है, ईच डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें गलती मैक्सिमम बच्चे करेंगे, तो तुम यहाँ गलती मत करना। डिवीजनल के अंदर भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो हर प्रोडक्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उस सारे फंक्शन के लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं डिवीजनल। डिवीजन ऑफ वर्क एज पर प्रोडक्ट, ग्रुपिंग द जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, नहीं कॉमन प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्लास क्या है, स्पेशलाइजेशन है, हर प्रोडक्ट के अंदर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इसको यूज करती है, इजीली आप और लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, जो कंपनी एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्लान कर रही है उनके लिए अच्छा है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इसमें आसान है, उसमें अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल थी फिक्स करना। ये फ्लेक्सिबल है क्लास, एक इंसान से कुछ भी काम करा लो, वहाँ पे उसी फंक्शन को ट्रेनिंग दे, उसी फंक्शन का काम करेगा वो, और क्लास नया प्रोडक्ट आप आसानी से ऐड कर सकते हो। एनसीईआरटी क्या कहता है, ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीजन functions like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goal. Each division contain, ये line देखो आता है लिखा हुआ same. Each division is self-contained as it develop expertise in all function. तो बच्चा function देख के इसको functional टिक कर देता है, जबकि है divisional। तो each division is self-contained, हर division के अंदर भी अलग अलग functions होते हैं, राइट। लाइक प्रोडक्शन तो होगा ही ना डिवीजन के अंदर, पर वो एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सेल परचेज सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, उसको डिविजनल बोलते हैं।
जब टॉप, ध्यान समझना, आपको कोई काम मिला, आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, आप उस काम को नहीं कर पा रहे अकेले, वो संभव नहीं है आपके लिए, तो आपने नीचे लेवल पे काम दे दिया। सिर्फ दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दो लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, आपने अपने नीचे वाले को जस्ट काम दे दिया और उस काम को पूरा करने के लिए उसे पावर दे दिया। इस पावर को देना बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां वर्कर के वर्कलोड को कम किया जाता है, ध्यान रखना। इन कीवर्ड क्या है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट जस्ट तुम्हारे नीचे हैं। यहाँ पे सिर्फ दो लेवल होता है और मेन पर्पस होता है बर्डन और वर्कलोड को कम करना, और ये रूटीन एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है ना वो बहुत कम है, बिकॉज आप नीचे देख रहे हो, तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ लेस ऑटोनॉमी होता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, डेलीगेशन कौन सा है क्लास, मुझे बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट, ये पूछा जाएगा आपसे। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जहां पे ए ने बी को काम दिया, ये डेलीगेशन हो गया। बी ने क्या किया, कंपनी के सारे लेवल के, टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी, सबको बुला लिया और इवनली सिस्टमैटिकली सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, दीज वर्ड्स क्लास, इनको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल, यहाँ पे ऑटोनॉमी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, आपने हजारों लोगों को काम दे दिए सब पे, तो सब पे नजर आप नहीं रख पाओगे। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, सबको पावर मिलेगा, और पर्पस क्या है, सबका इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग में सबका साथ। वहां पे पर्पस क्या था, लोड कम करना, यहाँ क्या है, सबके साथ मिलकर डिसीजन लेना। फ्रीडम थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल। देखो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमेशा कौन करेगा, टॉप लेवल का मैनेजर करेगा, और फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो केस स्टडी से आएगा ना, केस स्टडी तो आप आराम से कर लोगे। स्टाफिंग की बात करते हैं क्लास, मोस्ट फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टाफिंग है ना, ध्यान रखना क्लास, ये जो स्टाफिंग है ये मोस्ट फंडामेंटल और क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। स्टाफिंग ही एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो आपको दूसरे से कॉम्पीट करने में मदद करेगा। कौन सा फंक्शन है क्लास, स्टाफिंग, जो आपसे कॉम्पीट करने में हेल्प करेगा। स्टाफिंग के अगर आपको याद हो स्टाफिंग का प्रोसेस, तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस और कंपैरिजन। ध्यान समझना कीवर्ड्स कहां से आता है, तुम्हें कितने वर्कर की जरूरत है वो किससे पता चलेगा, जो मैं तुमसे पूछ रहा था पहले टेक्निक में, वो है वर्क लोड एनालिसिस। तुम्हारा काम का लोड देख के तुम डिसाइड करोगे क्लास तुम्हें कितने लोगों को जरूरत है। वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर परफॉर्म द वेरियस जॉब। लेकिन तुम्हारे एग्जिस्टिंग वर्कर, मैं यहां पे एक वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग, तुम्हारे एग्जिस्टिंग वर्कर जो है वो अंडर स्टाफ या ओवर स्टाफ है, उस चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, वर्कफोर्स और दोनों कंपैरिजन। ये वो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग स्टाफ का अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, वर्कफोर्स और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत है, वो है वर्क लोड एनालिसिस। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर और भी पॉइंट है, जैसे रिक्रूटमेंट, तो कैसे पहचानोगे कि विच स्टेप्स of the function of one of the function of management is highlighted। recruitment क्या है, recruitment may be defined as the process of searching, जहां पे आप लोगों को ढूंढ रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, अखबार में इश्तिहार दे रहे हो कि आओ अप्लाई करो हमारी जॉब के लिए, हमारी कंपनी में खाली है सीट, दिस इज कॉल्ड आपका रिक्रूटमेंट। और फिर उसी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में से चूज करोगे, देखो ये सर्चिंग है, सर्चिंग, और ये क्या है, चूजिंग द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद जगह दिखाते हो, प्लेसमेंट, वर्क प्लेस पे ले जाते हो, यानी चार्ज देते हो उसके काम का, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, भाई साहब देखो ये कंपनी में आए हैं, ये वो है, ये वो है, ये कंपनी के रूल है, इनसे मिलो जी, इनसे मिलो जी, इनसे मिलो जी, दिस इज कॉल्ड, गाना नहीं सुना, इनसे मिलो जी, इनसे मिलो जी वाला गाना जो सुना होगा आपने, तो वो क्या है क्लास, आपका ओरिएंटेशन है। अच्छा देखो, जब आप क्लास करते हो ना, जॉब बाहर से भी भर्ती कर सकते हो, कंपनी के अंदर से भी, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में दो ही चीजें आती हैं क्लास, दो ही सोर्स है कंपनी के अंदर से अगर वर्कर की भर्ती करते हो। ट्रांसफर जो होता है ना क्लास, वो क्या होता है क्लास, आपका हॉरिजॉन्टल, लेकिन प्रमोशन क्या होता है क्लास, वर्टिकल। ट्रांसफर कैन बी ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए ना हम ट्रांसफर को भी यूज करते हैं, और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, है ना, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन का यूज करते हैं। सैलरी बढ़ेगी, हाइक होगा, हर चीज ठीक है। और ध्यान रखना, प्रमोशन इट हैज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ओवर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर एक अच्छा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा लगता है जब प्रमोशन होता है तो, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोसेस की वीडियो है ना, बहुत जरूरी है एक एक करके सारे प्रोसेस की वीडियो, कि हर एक जो चीज है प्रोसेस का, हर पूरे 5 से 6 प्रोसेस हैं पूरे सिलेबस में, वो सब कुछ क्लास में करा दूंगा आपको। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किस लिए होता है, एलिमिनेट करने के लिए अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये क्लास इंटरव्यू जहां पे मिसफिट एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को यहाँ रिजेक्ट किया जाता है। वो कौन सा स्टेप है सिलेक्शन का, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेल्फ मेड टेस्ट होता है क्लास आपका सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट के अंदर ना ये 5 टेस्ट होते हैं बेटा, ये जरूर याद करना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे से छोड़ के जाते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू लेवल जानने के लिए, आपका इंटेलिजेंस लेवल जानने के लिए ना, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए, नई स्किल्स को लर्न करने के लिए, ये क्लास फ्यूचर सक्सेस स्कोर बताता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट आपके इमोशंस की बात करता है, आपके रिएक्शन की, आपकी मैच्योरिटी की, आपके वैल्यू सिस्टम की बात करता है, इसको डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है काम की, ट्रेस टेस्ट। और क्लास आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहाँ है, कैसा काम में ज्यादा पसंद करते हो, इंटरेस्ट टेस्ट। certain documents need to be executed by the employer and the candidate, certain vital document जो क्लास कैंडिडेट जो है साइन करके देता है, वो किसके अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, और उस फॉर्म को क्या कहते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म। वन ऑफ द सच डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेशन फॉर्म। दिस फॉर्म, यही आता है पेपर में क्वेश्चन, दिस फॉर्म कंटेन सर्टन वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। व्हिच डॉक्यूमेंट इज अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, व्हिच डॉक्यूमेंट कंटेन्स वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट, तो आएगा अटेस्टेशन फॉर्म। और किस स्टेप के अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सिलेक्शन टेस्ट कर लिया हमने। अब आते हैं क्लास, ये क्या हो रहा है क्लास, हवाई जहाज की गाड़ी की ट्रेनिंग लिया जा रहा है पूरा का पूरा। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल। यहाँ पे डमी मॉडल पे तैयार किया जाता है ना। यहाँ पे डेलिकेट मशीनरी, एक्सपेंसिव मशीनरी, हाईटेक मशीनरी और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ मूव्स टू डायरेक्टिंग। स्टाफिंग डायरेक्टिंग दोनों ही ह्यूमन एलिमेंट है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग दोनों ही। डायरेक्टिंग क्या है, इज अ मैनेजरल प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ, कौन सा ऐसा क्लास फंक्शन है जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी ये चलता रहेगा। ऑल्दो सारे फंक्शन चलते हैं, लेकिन स्पेशली लाइन किसके लिए लिखी गई है, डायरेक्टिंग की। और क्लास इसका कौन सा फीचर आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो कंटिन्यूअस। मोटिवेशन क्या है, क्रिएटिंग विल टू डू वर्क व्हेन एम्प्लॉइज लूज देयर इंटरेस्ट। जब कंपनी में क्लास वर्कर अपने इंटरेस्ट को लूज करते हैं तो उनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, उनकी इनिशिएटिव बढ़ता है। इनिशिएटिव मतलब अगर हम मोटिवेट करेंगे ना वर्कर को, तो वर्कर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। वर्कर क्या करेगा, सजेशन देगा, है कि नहीं। इंड्यूस पीपल, लोगों को इंड्यूस करता है ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये वर्कर की जो नीड है और जो डिजायर है उस पर डिपेंड करता है। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। जैसा कंपनी चाहती है वैसा आप एक्ट करोगे, अगर कंपनी आपको कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे तो। अच्छा, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन में और लीडरशिप की डेफिनेशन में ना कंफ्यूजन आता है और ऑप्शंस आते हैं कि मोटिवेशन है लीडरशिप है। सो लीडरशिप रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप में भी लोगों के इन्फ्लुएंस, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है इन अ मैनर दैट दे स्ट्राइव। ये लाइन अलग है, ये लाइन मोटिवेशन में नहीं है। स्ट्राइव विलिंगली, अपनी इच्छा से, एंड इंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। कीवर्ड क्या है क्लास यहाँ पे, इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर को, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के रखना, इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉय को वॉलेंट्री यानी कि विलिंगली, ताकि वो क्लास अपनी इच्छा से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम कर सकें। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। तो ये जो लीडरशिप की डेफिनेशन है और जो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है, एक बार जरूर एग्जामिनेशन में देख के जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ये ना इन पे पेनाल्टी लगाएगा इन्होंने काम अगर अच्छे से नहीं किया। हिटलर की तरह काम करता है ये, बिल्कुल भी क्लास फ्लेक्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनको काम देता है, कहता है टाइम पे तुम काम पूरा करके दो, रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। ऐसी कहानी जहां लिखी होगी समझ जाना वो क्लास ऑटोक्रेटिक है। इनको कोई पावर नहीं है, कोई सजेशन क्लास इनसे नहीं लिया था, ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पर, ठीक है। द लीडर इज डॉगमेटिक या डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। भैया क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, जो बोल दिया वो। ऐसा कोई टीचर होगा ना आपके स्कूल में, जो बोल दिया, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो, तो वो टीचर समझ लो ऑटोक्रेटिक लीडर है। डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा है, आपको केस पढ़ के समझ आएगा कि सबके डिसीजन से, सबके मिलजुल के डिसीजन से सहायता की जाती है, सबको बोलने का हक है, डिसीजन मेकिंग सबके पास है। नारायण मूर्ति जी फॉलो करते हैं इसको, इन्फोसिस के ओनर। टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय का इनिशिएटिव हाई रहता है ना। यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय का इनिशिएटिव हाई रहता है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। दिस इज कॉल्ड आपका डेमोक्रेटिक।
ये जो बॉस है ना बहुत कूल है, सारी पावर इन लोगों को देता है, कहता है आपस में बांट लो और काम करके दिखाओ, मुझे मत बुलाना जब तक इमरजेंसी ना आए, मैं सिर्फ तुमको पावर दूंगा और तुम मुझे काम करके दोगे, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है। कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयज, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं है क्लास। और ये क्लास ये यही लाइन आती है पेपर में, सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, जब तक जरूरी ना हो ये पावर का यूज नहीं करता। डेमोक्रेटिक में क्या है, कंसल्टेशन विथ हिज सबॉर्डिनेट, ही विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और इसमें क्या आता है क्लास, ये तो बता ही दे क्लास, वो नहीं चाहता कि भैया उसने जो बोला वो चेंज हो। हमारे पार्ट ए का आखिरी चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है जो हमने प्लान किया है ना उसके अकॉर्डिंग काम हो। आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से कंपनी के प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, अचानक से कंपनी को लॉस होने लगेगा, एंट्रीज में चोरी होने लगेंगी, अकाउंटेंट झोल करने लगेगा, डाउन हो रही है परफॉर्मेंस, तो उस समय क्वेश्चन बोलेगा कि इसने इस मैनेजर को अपॉइंट किया और उसको बोला कि तुम फाइंड आउट करो क्या प्रॉब्लम है इसका और उसको सॉल्यूशन निकालो। वो फाइंड आउट करेगा, अच्छा ये रीजन, उसको सॉल्यूशन भी निकाल देगा। तो ये सब कहानी किसके अंदर आता है, ये सब कहानी आता है कंट्रोलिंग के अंदर। कंप्लीट इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान, एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट, है ना। अगर टारगेट आउटपुट जो बनाया था आपने एक्चुअल आउटपुट उसकी तरह नहीं है तो क्या है कमी, कंट्रोलिंग। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बेनिफिट में ना एक पॉइंट, कंट्रोलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना, आपको सारे बेनिफिट देखो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक बेनिफिट जिससे सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने का वो है कंट्रोलिंग ना ऑर्डर और डिसिप्लिन को ना इंश्योर करता है। कंट्रोलिंग इस बात का ध्यान रखता है, कैमरा लगा के क्वेश्चन कहेगा आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आपको देखा जा रहा है आप क्या क्या कर रहे हो, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, इन और आउट के लिए क्लास आपके लिए वो लगा रखा है, बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है ना, थंब लगा के इन आउट करो। आप पे नजर क्यों रखी जा रही है, इसकी वजह से, ताकि ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। कहानी क्या है, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यही वर्ड है कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है उसको खत्म करना, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन उनकी एक्टिविटी पे चेक रखा जाता है, नजर रखा जाता है। और अगर ये पूछना कंट्रोलिंग इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है ना, इसे एक्सप्लेन करो, तो आपको यही लिखना है सारे के सारे इंपॉर्टेंस। एक पॉइंट है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में एनालाइजिंग डेविएशन, उसके दो पॉइंट हैं सीपीसी और एमबीई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस। सीपीसी क्या कहता है, मोर अटेंशन देना है उन पे जो मोर इंपॉर्टेंट है, जो मोर क्रिटिकल है, वेयर एज नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उस पर फोकस करो। जैसे अभी आप क्या बोलते हो, सर अभी बिजनेस स्टडीज ज्यादा क्रिटिकल है, अकाउंट इको की वीडियो डालूंगा ना कोई नहीं देखेगा, बिजनेस स्टडीज में भी कीवर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको देखो, वो ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ये चीज मिस हुआ, चैप्टर भले ही पूरा आता आपको, कीवर्ड्स अगर नहीं आता ना आपको, आप आता हुआ चैप्टर क्वेश्चन का गलत करके बैठ जाओगे, राइट। मैनेजमेंट एक्सेप्शन ये रेंज की बात करता है, यहाँ पे एक रेंज बना दी जाती है कि 25% डेविएशन अलाउड है, 10% डेविएशन अलाउड है, ऐसी कहानी जहां लिखेगा ना वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कंपनी जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ओके, और कंट्रोलिंग जो है ना वो लास्ट फंक्शन नहीं है, वो प्लानिंग को दोबारा लेके आता है, आप ये भी ध्यान रखना। तो ये था क्लास पूरा का पूरा पार्ट ए का कंप्लीट कीवर्ड्स का रिवीजन। आई होप आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक में बिल्कुल मत चूकना अगर आपको यहाँ तक देख रहे हो तो। अब पार्ट बी में जो 4 चैप्टर है ना इनके कीवर्ड्स पे चलते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स है और बहुत कम है। पार्ट ए में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स, इसके अंदर थोड़े से कीवर्ड्स है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से कीवर्ड्स इनको स्किप मत करना। तुम कैसे पहचानोगे फाइनेंशियल प्लानिंग, ध्यान रखना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बात करेगा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, तो समझ जाना क्लास वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से फायदा क्या होता है, इस बात का इंश्योरेंस मिल जाता है हमें कि जब पैसों की जरूरत होगी ना तब हमारे पास पैसा होगा और सही अमाउंट ऑफ कैपिटल सही समय पे अवेलेबल होगा। ये कब होगा, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ financial blueprint of organization, or the objective of financial planning is to ensure that enough funds are available right time. Finance is the blood of the business. Finance क्या है, बिजनेस का ब्लड है और इसी दम पे, इसी के बेसिस पे आप इसकी इंपोर्टेंस लिखो, ऐसा बोलेगा आपको। तो क्लास आप इसके इंपोर्टेंस लिख देना। फाइनेंशियल मार्केट किसको बोलते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट को क्रिएट करना और उसका एक्सचेंज करना, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट के, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना और कुछ है नहीं खास जहां से कीवर्ड बन सकता है, यही है जो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, राइट। तो
इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। जो सेवर्स है उससे इन्वेस्टर्स के तक साथ पैसा ट्रांसफर करना, ये कौन सा फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अगला है लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी कि होल्डर ऑफ फाइनेंशियल एसेट कैन इजीली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आप आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इट हेल्प्स टू सेव टाइम। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? समय बचाता है, एफर्ट बचाता है, पैसे बचाता है बायर सेलर दोनों को, जिसको क्लास बाद में उसे पैसे खर्च करके ढूंढना पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन वो फ्री में देता है। तो ये कौन सा क्लास आपका फंक्शन हो गया? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल मार्केट दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को क्या बोलते हैं आपको पता है ना? फर्स्ट हैंड मार्केट, न्यू सिक्योरिटी, न्यू इशू मार्केट, जहां पे कंपनी से डायरेक्टली आप सिक्योरिटीज खरीदते हो। फिर आगे जो बेचते चले जाओगे वो क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। कैसे पहचानोगे सेकेंडरी मार्केट को? इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रदान करता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। चैनलाइज करता है फंड्स को टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, यानी कि आपके पैसे को सबसे अच्छी जगह लगाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट आ जाए, री इन्वेस्टमेंट आ जाए, समझ जाना वो क्लास किसकी बात कर रहा है? सेकेंडरी मार्केट की। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ रहे हो, और फिर री इन्वेस्टमेंट मतलब फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने एक स्टॉक बेचा, डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा खरीदा, री इन्वेस्टमेंट। वो किसके अंदर आता है? स्टॉक एक्सचेंज के। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। इट गिव्स इन्वेस्टर the chance of disinvestment and reinvest. This provide both liquidity and easy marketability to existing security. ध्यान रखना ये वर्ड, existing या already existing securities को ये क्या करता है? फैसिलिटी देता है कि इसे बेचा जा सके और इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। ये फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। प्राइस सिक्योरिटी, शेयर प्राइस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के आधार पर स्टॉक्स के प्राइस सेट किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड, प्रॉपर रेगुलेटेड करता है। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, एंड इट्स डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क के तहत आपका पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगा है वो सेफ है, वो पैसा नहीं डूबेगा। अगला है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो ये क्लास आपका स्टॉक मार्केट है ना, ये इकोनॉमी को भी ग्रो करने में हेल्प करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। तो ये इकोनॉमिक ग्रो करता है। अगला है इकोनॉमी को भी ग्रो करता है। इट जनरली एक्सेप्टेड दैट सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी। हेल्दी स्पेकुलेशन होता है इसके अंदर, प्रोवाइडिंग स्पेकुलेशन। अगला है लिक्विडिटी, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, मतलब क्या? लोगों को एजुकेट करना, स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को एजुकेट करना। दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज कीवर्ड्स, और यकीन मानो अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर लोगे। एक नंबर का ही सही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। पुराने जमाने में आपकी दादी नानी के पास कुछ पुराने स्टॉक्स थे, वो उसे कन्वर्ट कराना चाहती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि वो फट जाते हैं, चुर जाते हैं, नकली बन जाता है उसका। ये सब का समस्या क्या है? डीमेटलाइजेशन। ठीक है, दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक थेफ्ट, फेक फॉर्ज ट्रांसफर डिले, पेपर वर्क एसोसिएटेड, है ना, जो पेपर वर्क के साथ और जो भी प्रॉब्लम्स है फिजिकल फॉर्म के अंदर, उन सब प्रॉब्लम खत्म करता है। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड डीमेटलाइजेशन। और सिक्योरिटीज को होल्ड कौन करता है क्लास? डिपोजिटरी। और देश में कितने डिपोजिटरी हैं? 2 डिपोजिटरी हैं, CDSL और क्लास NSDL। आप इसकी फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ अगर आपको पता है तो। अब आते हैं मार्केटिंग चैप्टर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है मार्केटिंग फिलॉसफी। 5 फिलॉसफी है। सस्ता बनाओ, लार्ज स्केल प्रोड्यूस करो, सामान इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सामान अच्छी क्वालिटी का हो, महंगा हो, एक्स्ट्रा फीचर्स हो, प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, हाई क्वालिटी टॉप नॉच प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। किसी भी तरीके से बेचो, अग्रेसिव प्रमोशनल टेक, भाई हुक और क्रुक, है ना, ये किसी भी तरीके से क्लास अग्रेसिव ऐड डाल के सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, किसी भी तरीके से बस इनको मुनाफा कमाना है। दे आर कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाले अच्छे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नीड क्या है, जहां पे कस्टमर की नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लास पूरा किया जाएगा। हमको प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगला सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी करना है लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ marketing, which is क्लास देखो, apart from the customer satisfaction, it pays attention to the social, ethical and ecological aspect of marketing। ये कौन सा क्लास कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी फिलॉसफी है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट, क्लास एलिमेंट्स। और ध्यान रखना प्राइस सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, जो प्राइस है ना उसके लिए एक वर्ड क्या यूज किया है, प्राइस क्रूशियल एलिमेंट है। प्राइस ही डिसाइड करेगा कस्टमर कितनी डिमांड करेगा, कितनी सप्लाई करेगा। तो ध्यान रखना प्राइस बहुत सेंसिटिव चीज है। अच्छा, प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना, पेड फॉर्म होता है, पैसे दिए जाते हैं, और इम्पर्सनल, दो चीजें, पैसे और इम्पर्सनल, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, ये तीन चीजें जहां पे आ जाए वो है एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है। सेल्स प्रमोशन हमेशा शॉर्ट टर्म में सेल्स को बढ़ाने के लिए होता है, सेल्स को इमीडिएट इफेक्ट से अगर बढ़ाना हो, 50% ऑफ, साबुन के अंदर सोना, हवाई जहाज की टिकट 4 दिन की आपको मिलेगी, 20% ऑफ, बाई 2 गेट 3 फ्री, इस तरीके की शॉर्ट टर्म सेल्स, सीजन एंड सेल्स है ना, कोका कोला मिल जाती है आपको 2 लीटर की 50 रुपए में, ये सारी चीजें क्या है क्लास, आपका सेल्स प्रमोशन है। बॉर्नविटा के साथ शेकर फ्री मिल गया, मग फ्री मिल गया, टूथ ब्रश फ्री टूथपेस्ट के साथ, ये सब सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ना। वाउचर दे दिया, कूपन दे दिया। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां सबसे ज्यादा कन्वर्टिबिलिटी है, सबसे ज्यादा पर पर्सन कॉस्ट लेकिन बहुत ज्यादा है, कन्वर्टिबिलिटी बहुत ज्यादा, और किस सामान के लिए होता है, कस्टमाइज गुड्स के लिए होता है। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जब भी कंपनी में अच्छी इमेज बनाने की बात होगी, कंपनी का नाम खराब हो गया, पब्लिक में आके कंपनी की अच्छी इमेज बनाएंगे, डोनेशन देंगे, चैरिटी देंगे, लोगों का भला करेंगे, तो अच्छी इमेज बनेगी, इसको क्या बोलते हैं क्लास, इंप्रूविंग इमेजिंग ऑफ कंपनी, हेल्प टू ब्रिंग बैक द रेपुटेशन ऑफ गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की गुडविल को वापस लाने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं आपका पब्लिक रिलेशन। अब आते हैं आखिरी चैप्टर पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके देखते हैं कहां कहां से कीवर्ड्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, सेफ गुड्स को सप्लाई करते हैं क्लास। अगर यहां पे आपको कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी, कोई सिकनेस, कोई बीमारी हो गई, तो कौन सा वायलेट प्रिंसिपल हुआ है, कौन सा वायलेट हुआ है आपका, राइट टू सेफ्टी। राइट टू अश्योर्ड मतलब क्या है, जहां पे दुकानदार क्या बोलेगा आपको कि भाई तुम इसी ब्रांड का ले लो, ये ब्रांड बहुत चलता है, तो कौन सा राइट वायलेट हो रहा है क्लास, राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू हर्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रोडक्ट में कंप्लेन नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर, ईमेल आपको दे रखे जहां पे आप कंप्लेन फाइल कर सको, तो कौन सा राइट फॉलो किया जा रहा है क्लास, आपका राइट टू हर्ड और रिपीट। आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप उनको कंप्लेन करोगे वो सुनेंगे, राइट टू हर्ड इसी को बोलते हैं, जहां पे कंज्यूमर हैज राइट टू फाइल अ कंप्लेन, आपके पास कंप्लेन फाइल करने का अधिकार है अगर आप डिससेटिस्फाई हो तो। और आपको कॉम्पनसेशन अगर मिलेगा, अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, सामान आपको वापस होगा, आपको रिफंड मिलेगा आपका, है ना, वो मार्केटिंग से हटेगा प्रोडक्ट, वो मार्केट से बाहर निकलेगा प्रोडक्ट, एड बंद करेंगे, झूठे एड जो चला रखे हैं, तो दिस इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज ही हैज सफर्ड, तो जो भी नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन मिलना, सीक रिड्रेसल, कंप्लेन फाइल करना, राइट टू हर्ड। और आपके राइट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताना, हर कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि उनके पास क्या अधिकार है, क्या क्लास राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर का खुद का राइट है कि भैया आप उसको एजुकेट करो। दैट्स इट। तो इसके साथ यही सारे के सारे कीवर्ड केस स्टडी है पूरे सिलेबस के अंदर। मैंने पूरे तन मन धन से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, अच्छे से आपको समझाया। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, हर एक बच्चे के व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर एक बच्चे के ग्रुप में ये वीडियो होनी चाहिए। बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में एनसीईआरटी आपको उठाना पड़े, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सब कुछ अच्छे से करा दिया। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और भी वीडियोस आएंगी, देखते रहना। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।